नमस्कार दोस्तों, जीएस ओनली चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कशन करेंगे और उसमें हम देखेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, आयरन एज के बारे में, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक एरा के बारे में जानेंगे, लेटर वैदिक एरा के बारे में जानेंगे और उसके बाद एपिक एजिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्लीज़ do like our videos, do subscribe to our channels and share these videos as possible as so आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप शेयर करते हैं तो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर 3 कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन में। वैदिक पीरियड के बारे में हम इसमें जानेंगे। लेट अस गो। दोस्तों, हम कोर्ट के साथ ये लेक्चर शुरू करेंगे कि अगर आप अपनी ड्यूटी से सैल्यूट करते हो तो आपको किसी और को सैल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करते हो तो ज़रूर से आपको सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। ये डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट को आप अगर अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। चलो दोस्तों, वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि प्री हिस्टोरिक एज जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम स्टोन एज में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रोंज एज में डिवाइड कर सकते हैं और आयरन एज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में स्टोन एज को डिवाइड कर सकते हैं। और पेलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड दी अपर पेलियोलिथिक, राइट। लेकिन यहाँ तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टोन एज के बारे में भी देख लिया था, फिर हमने न्यू स्टोन एज नियोलिथिक के बारे में भी देख लिया था, हमने चाल्कोलिथिक के बारे में भी देख लिया था। मतलब ये भी कंप्लीशन हो गया है हमारा। सेकंड चैप्टर तक हमने चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर एंड ब्रॉन्ज का टाइम पीरियड भी हमने देख लिया है, राइट। अब हमें जो डिस्कशन करना है इस चैप्टर में वो है आयरन एज। आयरन एज बेसिकली कंसिडर होता है वैदिक एज जैसे, ओके, उसको वैदिक एज भी बोलते हैं। आयरन एज को वैदिक पीरियड भी बोला जाता है और उसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो टाइम पीरियड क्या है, वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का उसका टाइम पीरियड है। और वैदिक एज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहले होगा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड को क्या बोला जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले कौन सा वेद आया था, ऋग्वेद आया था, राइट। और 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है। मतलब कि वहाँ तक की जो लोगों की रहनी कहनी थी वो ऋग्वेद के बेस पे चलती थी और जो ऋग्वेद में बताया गया है उससे फॉलो होता था। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में 3 और नए वेदीज आ गए, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड दी अथर्ववेदा, राइट। और उसका जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का उसका टाइम पीरियड था। दोस्तों, आयरन एज को बेसिकली डिवाइड करने का रीज़न ये है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोगों की सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, रिलीजियस लाइफ थी, ये पूरी डिफरेंट थी लेटर वैदिक पीरियड से। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आता है इंडो आर्यन प्रजा कैसी थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। फिर ये आता है कि कौन से ऋग्वेदिक एरा में उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उनमें जैसे सती प्रथा थी कि नहीं, उनकी सोशल सिचुएशन कैसी थी, सोशल रूल्स कैसे वो फॉलो करते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, राइट। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि ये जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो लोग कौन थे और वो कहाँ से आए थे। तो उनके बारे में उनको बोला जाता है कि वो इंडो आर्यन लोग थे। और इंडो आर्यन में यहाँ पे जीपीएससी ने एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि इंडो आर्यन क्या है, वो नोबेडिक पीपल है या कोई लैंग्वेज है या। तो एक बात समझ लीजिए, इंडो आर्यन इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड एज ए संस्कृत लैंग्वेज। मतलब वो कोई जाति नहीं है, याद रखना, वो कोई जाति नहीं है, वो लैंग्वेज है। इंडो आर्यन इज़ अ लैंग्वेज। और जो रीजियन जहाँ से वो लोग आए थे उसको इंडो इरानियन रीजियन बोला जाता है, राइट। और वो कहाँ से एंटर हुए थे, मैंने आपको अभी पहले वीडियो में ही जो ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो भी लोग इंडिया में आए हैं वो सारे लोग कहाँ से एंटर हुए हैं,
वो नॉर्थ वेस्ट से ही एंटर हुए हैं। जो नॉर्थ वेस्ट में सारे पासिस हैं, वो पासिस में से ही वो एंटर हुए हैं, राइट। सो नॉर्थ वेस्ट के पास से ही वो एंटर हुए हैं, जैसे खैबर पास था और दूसरे पासिस जो हमने हिमालयन जियोग्राफी जब डिस्कशन कर रहे थे तब हमने डिस्कशन किया था, राइट। सो आर्यन लोग में आर्य का मीनिंग क्या होता है? तो आर्य का मीनिंग बेसिकली नोबल होता है। और वैदिक एज जो होती है दैट इज स्टार्टेड विद द आर्यन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन। मतलब जैसे जैसे वो लोग नॉर्थ वेस्ट एंटर होते गए तो वो इंडो गैंगटिक प्लेन में एंटर हुए और वैदिक एज वहीं से शुरू होता है। अब आर्य लोग कहाँ से आए थे उसके लिए काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं दोस्तों। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो नॉर्थ वेस्ट में से आए थे, कुछ का मानना है वो आर्कटिक से आए थे, कुछ का मानना है वो रशिया से आए थे। तो एवरी स्कॉलर्स हैव सम डिफरेंट व्यूज़। लेकिन हम कुछ व्यूज़ देखते हैं और एक एक ही व्यू हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। बाकी काफ़ी सारे स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में, अगर नॉर्थ इंडिया को क्या बोला जाता है, 600 BC तक नॉर्थ इंडिया को क्या बोलते थे? वो उसको आर्यवर्त बोलते थे, राइट। क्योंकि आर्य जो लोग जो थे वो इंडो गैंगटिक प्लेन में बस गए थे और वहाँ पे नॉर्थ इंडिया है, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है? आर्यवर्ता। उसके बाद अब आर्यंस का नेटिव कौन सा है वो डिस्कशन करते हैं। आर्यन का बेसिक नेटिव है आर्कटिक रीजन, जर्मनी, सेंट्रल एशिया और साउथर्न रशिया। ये चार कंट्रीब्यूटेड है कि सॉरी ये चार कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ये चारों जगहों में से कोई एक जगह से वो लोग आए थे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, ऑथेंटिकेट सबूत, कि हाँ वो यहाँ से ही आए थे। श्री बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका नाम हम हिस्ट्री में बहुत लेने वाले हैं आगे भी, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बुक बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। वो 1898 में उन्होंने लिखा था और वो पब्लिश हुआ था 1903 में, राइट। ये जो मैंने स्नैपशॉट लिया है, ये स्नैपशॉट आइडियली 1925 में जब उसका कवर बदला गया होगा तब का है, राइट। लेकिन ये बुक का नाम याद रख लीजिए, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बुक के ऑथर कौन है? श्री बाल गंगाधर तिलक जी, राइट। और उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि आर्यन लोग जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, राइट। वो ये मानते थे कि नॉर्थ पोल वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो ये बात पूछी जा सकती है कि बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यंस लोग कहाँ से आए थे। तो उनका मानना था कि आर्यन लोग जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, राइट। और नॉर्थ पोल उनका ओरिजिनल होम था। नेक्स्ट, वेदास में व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेद, राइट। वेद मीन्स टू नो, मतलब कुछ जानना। और वेदा का मीनिंग होता है सुपीरियर नॉलेज, मतलब कि अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ज्ञान जिसे बोलते हैं दोस्तों। और हिंदू संस्कृति में चार वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद जी है, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ये चार वेद हैं जो हिंदुइज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ऋग्वेदा के बारे में हम अगर कुछ जाने तो ऋग्वेदा सबसे अर्लीस्ट वेदा है और ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री की, हिंदुइज्म की। और उसमें कितने हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स। हाइम्स का मीनिंग होता है कि जब भगवान की पूजा करती हैं तो अब जो गाया जाता है उसे हाइम्स बोलते हैं, राइट। तो 1028 हाइम्स हैं ऋग्वेदा में। फिर यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में बेसिकली क्या दिया गया है? यजुर्वेदा में दिया गया है कि जो रूल्स हमें फॉलो करना है, जब हम कोई सेक्रीफाइस करते हैं तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करना है, वो रूल्स दिया गया है। जैसे हम कोई, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हम जो कोई फास्ट करते हैं तो वो फास्ट में कभी कभी हम कहते हैं कि भाई हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना है, हमें नमक खाना है, नमक नहीं खाना है, राइट। हमें ये टाइम पूजा करना है। ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो यजुर्वेदा में दिया गया है, राइट। सामवेदा किसके लिए रिलेटेड है? सामवेदा म्यूज़िक रिलेटेड और चैंटिंग ड्यूरिंग दी सेक्रीफाइस, मतलब आप जब पूजा पाठ करते हो, राइट। जब आपने कोई फास्ट किया तो आपको जो पूजा करनी है, और जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि में हम माता जी की पूजा करते हैं, तो उसका जो चैंटिंग है वो चैंटिंग किस में दिया गया है? सामवेदा में, राइट। और सामवेदा में एक बात समझ लीजिए, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूज़िक, राइट। उसमें इंडियन म्यूज़िक का एक ओरिजिन बताया गया है। नेक्स्ट, अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा में क्या दिया गया है? डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स, मतलब कि धार्मिक विधियाँ कौन कौन सी थी। अथर्ववेदा में
रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, उसमें कौन कौन सी धार्मिक विधि हमें फॉलो करनी है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी चीज़ कि जब हम शादी करते हैं तो दो लड़का लड़कियाँ जब होते हैं तो उनका मंगल चेक होता है, और वो देखते हैं कि भाई दोनों का मंगल मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या, उसके बाद की जो सिचुएशन है उसे बोलते हैं धार्मिक विधि, राइट। तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन दिया गया है। सो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक बारे में। ऋग्वेदिक में हम बेसिकली देखेंगे उसका टाइम पीरियड क्या है। उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का उसका टाइम पीरियड है। और ऋग्वेदिक टाइम में जो 7 रिवर्स थी उसको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था सप्त सिंधु, राइट। वो जो 7 रिवर्स थी उनको बोला जाता था सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु में 7 रिवर्स थी, और वो सातों रिवर्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक ज्योग्राफी जो बेसिकली है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में ही पूरी समाई हुई है। अब क्वेश्चन हम एक बार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि एक रिवर का नाम नहीं दिया, जैसे चिनाब का नाम दे दिया कि भाई चिनाब जो है उसको ऋग्वेदिक टाइम में क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था आशिकनी, राइट। इसीलिए इसी तरह से सबसे पहले हम सभी रिवर्स को एक बार देख लेते हैं कि सतुद्री सतलज को बोला जाता था, फिर परुष्णी मतलब रावी रिवर, फिर अशिकनी चिनाब रिवर, वितस्ता झेलम रिवर, विपाशा बियास रिवर, सिंधु इंडस रिवर, और सरस्वती सरस्वती रिवर, राइट। ये 7 रिवर हैं, उसको सप्त सिंधु भी बोला जाता था। और ऋग्वेदिक टाइम में ये सातों रिवर के आसपास ही सारे लोकेशंस हैं, सारे ट्राइब्स वगैरह है। अब आप देखिए कि ऋग्वेदिक टाइम में आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि इसमें कोई बड़े किंगडम्स नहीं है, मतलब कोई बड़े राज्य नहीं है, उसमें बस छोटे छोटे राज्य है। और उसमें एक ट्राइबल जैसा आप बोल सकते हो कि जैसे एक छोटा छोटा ट्राइब एक एरिया में बस गए हैं, राइट। तो एक ट्राइबल किंगडम्स बन गए हैं, और उसका जो हेड थे उसका नाम क्या था, राजन। उसको राजन बोला जाता था। लेकिन इसमें याद रखिए कोई बड़े किंगडम नहीं थे, जैसे मगध था, ऐसा कोई बड़ा किंगडम नहीं था, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि जब ये अंडरस्टैंडिंग आप बस याद रखना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देना कि ऋग्वेदिक में कोई बड़े किंगडम नहीं थे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से ट्राइबल किंगडम्स थे। तो एक भरत था, मत्स्य था, यदुस था, पुरुष थे, राइट। सो ये सारे जो थे वो ट्राइबल किंगडम थे, वो बड़े बड़े किंगडम नहीं थे, मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े राजपाल नहीं थे। ओके। अब उसमें पॉलिटी कैसे थी, तो उसमें पॉलिटी मोनार्चिकल थी, मतलब मैंने बताया कि राजन हुआ करते थे उसमें। और उसका जो सक्सेशन था वो कैसे था, हेरिडिटरी था। मतलब कि हेरिडिटरी का मीनिंग क्या होता है कि आज मैं राजा हूँ तो मैं आगे मेरा बेटा राजा बनेगा, राइट। सो उसका जो सक्सेशन था वो हेरिडिटरी था। नेक्स्ट, उसमें जो राजन थे उसको असिस्ट करने के लिए सिर्फ 2 लोग हुआ करते थे। जब हम आगे लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो उसमें राजन को गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए और लोग जुड़ेंगे। इसीलिए ऋग्वेदा में याद रखना कि सिर्फ 2 ही लोग थे, एक पुरोहित था और एक सेनानी था। जो पुरोहित थे वो राजा को धार्मिक विधियों के बारे में बताते थे, धार्मिक सहायता करते थे, धार्मिक चीज़ों में डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। और जो सेनानी थे वो राजन की आर्मी जो थी उसके लीडर हुआ करते थे, उनको उस मतलब आप बोल सकते हो कि मिलिट्रिकल असिस्टेंट देते थे, राइट। नेक्स्ट, उस समय 2 तरह की मीटिंग्स होती थी, एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। दोस्तों सभा क्या थी, सभा बड़े बड़े लोगों की एक मीटिंग होती थी, एक काउंसिल होती थी, जिसमें सभी लोग नहीं आते थे, बस जो लोग एक कहते हैं ना कि हमारी जब कैबिनेट होती है, राइट, कि अभी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें सब लोग नहीं आते, उसमें सारे मिनिस्टर भी नहीं जाते, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही जाते हैं, राइट। तो उसे सभा बोले जाता है, जिसमें बड़े बड़े लोग ही जाते हैं और स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। और समिति, समिति में सब लोग जाते थे, जनरल असेंबली थी और सबको बोलने का हक था, राइट। तो देट वाज द समिति। तो 2 तरह की काउंसिल्स होती हैं, एक सभा और समिति। ओके। नेक्स्ट, ऋग्वेदा अब ऋग्वेदा में हम देखते हैं कि दोस्तों पॉलिटी कैसी थी, मतलब कि उसमें मैंने आपको बताया कि कोई बड़े बड़े किंगडम नहीं थे, लेकिन वो कैसे बनते थे, जब ट्राइबल किंगडम कैसे बनते थे। तो उसमें जो सबसे छोटा यूनिट था, वो छोटा यूनिट क्या था, कुला, कुला और दी फैमिली, उसे क्या बोलते थे, कुला और दी
कैमेलिकुला और फैमिली काफ़ी सारे हैं, राइट। तो आप देखिए कि मल्टीपल कुला और फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं। अब वो मिलके क्या बनाते थे, कुला और फैमिली, वो मिलके बनाते थे विलेज और दी ग्रामा, राइट। तो आप देखिए कि काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे आ गई और उन्होंने मिलके एक विलेज और ग्राम बना दिया। अब जो ग्राम का लीडर था उसे क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ग्रामणी, राइट। आज हमारे गांव में सरपंच जिसे बोलते हैं, राइट। तो वही उस वक्त क्या बोले जाते थे, ग्रामणी। अब मल्टीपल विलेजेस मिलके क्या बनता था, मल्टीपल विलेजेस मिलके बनता था विसु, राइट। तो विसु जो बनता था उसको क्या बोलते थे, विश्वपति, राइट। जो विसु के लीडर हुआ करते थे उसको बोला जाता था विश्वपति। और मल्टीपल विसूज जब मिलते थे, तो मल्टीपल विसूज जब मिलते थे तब क्या बनता था, तब बनता था जना और द ट्राइब। और उसका जो लीडर था उसको क्या बोलते थे, उसको बोला जाता था राजन, राइट। उसको क्या बोला जाता था, राजन। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, कुला और द फैमिली। उससे बड़ा है विलेज, उससे बड़ा है विसु, और सबसे बड़ा है जना, राइट। ये यूनिट्स याद रखना कि ऋग्वेदिक एरा में सबसे छोटा यूनिट कौन सा था, तो कुला। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा था, जना, राइट। फिर कुला मिलके क्या बनता था, विसु। सो ये एक बात याद रखना है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक एरा में सोशल लाइफ कैसी थी। ऋग्वेदिक एरा में सोशल लाइफ हम अगर देखें तो जो फैमिली के हेड थे, मतलब जो कुला के हेड थे, उनको क्या बोलते थे, गृहपति, ओके। और जनरली जो मैरिज जैसे हम बोलते हैं वो मोनोगामी थी, मतलब कि जनरली आप देखें तो ये फिगर एक बार याद रख लेना, ऋग्वेदिक एरा में ये फिगर आपको बहुत हेल्प करेगी। मुझे ये फिगर अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि आप देखिए कि ये जो भाई साहब है उनकी एक ही वाइफ है, ये भाई साहब है उनकी एक ही वाइफ है, राइट। ये जो भाई साहब है उनकी भी एक ही वाइफ है, ओके। सो उनकी जो जनरली वो क्या था, मोनोगामी था, मतलब कि एक ही पत्नी उनकी हुआ करती थी। लेकिन जो बड़े लोग थे, नोबल फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज थी, तो उसमें क्या होते थे, वो कुछ पोलीगामी भी फॉलो करते थे, मतलब कि मल्टीपल वाइफ का भी उसमें वो लोग फॉलो करते थे, ओके। नेक्स्ट, वुमन की सिचुएशन इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वुमन की सिचुएशन कौन सी थी, क्योंकि जब हम लेटर वैदिक पढ़ेंगे तो लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मुझे कोई लगा है तो वो वुमन की सिचुएशन में है दोस्तों। जब ऋग्वेदिक एरा में वुमन की सिचुएशन कैसी थी, उसको मैन के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब ये फिगर आप याद रख लेना कि ये मैन के साथ यहाँ पे बैठी हुई है, एक ही चेयर में उसके पास ही बैठी है, मतलब कि उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी ऋग्वेदिक एरा में, राइट। और उस वक्त कुछ पोएट भी हुआ करती थी, अपाला, विश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा। ये जो चार पोएट्स हैं वो ऋग्वेदिक एरा की चार वुमेन पोएट्स हैं, ओके। और वुमेन को एक असेंबलीज और सेरेमनीज जो थी उसमें भी अटेंड करने का अलाउ था, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ऋग्वेदिक एरा में कि कोई भी सती प्रथा नहीं थी या तो कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सती प्रथा तो वैसे भी लेटर वैदिक में भी नहीं थी दोस्तों, वो तो बहुत लेट शुरू होती हैं, लेकिन लेटर वैदिक में भी चाइल्ड मैरिज शुरू हो जाते हैं, राइट। तो आप ये बात याद रख लेना कि ऋग्वेदिक एरा में चाइल्ड मैरिजेस भी नहीं थे और सती प्रथा भी नहीं थी, ओके। फिर नेक्स्ट कि उनमें वो लोग कपड़े कौन से पहनते थे, तो वो तो हम हड़प्पन एरा से ही देख रहे हैं कि वो कॉटन और वूल के कपड़े पहनना शुरू हो गया था। और मैन एंड वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मतलब दोनों लोग गहने पहनते थे। फिर खाना क्या खाते थे, तो वीट, बार्ले, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट, ये सारी चीज़ें उनके फूड में थी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ द काउस बीट, मतलब कि उस वक्त जो काउस का बीफ था उसको खाना प्रोहिबिट था, मतलब वो काऊ को एक पूजा करते थे काऊ को, और काऊ को मारना उस वक्त पाप माना जाता था। और जब उनके डिफरेंट टाइम पासिस क्या थे, उनके डिफरेंट टाइम पासिस थे, कैरियोटिक रेसिंग, मतलब कि जो रथ होते हैं रथ की रेसिंग होती थी, हॉर्स रेसिंग होती थी, फिर डांसिंग होता था, म्यूज़िक होता था। आपने काफ़ी टाइम अपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई राजा है, राजा का दरबार है और राजा के दरबार में नर्तकी गाना गा रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त थी दोस्तों। उसमें जो सोशल डिवीज़न था वो नॉन रिजिड था, मतलब उसमें कोई कास्टिज़म या ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ऋग्वेदिक एरा के सबसे प्लस पॉइंट में से एक माना जाता है कि उसमें कोई रिजिड सोशल डिवीज़न नहीं था, राइट।
मतलब सबको समान माना जाता था। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ऋग्वेदिक टाइम की हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करें तो इकोनॉमी में लोगों की एक्चुअल वेल्थ किसे माना जाता था। उनकी एक्चुअल वेल्थ माना जाता था उनके पास कितनी गायें हैं। आपने काफ़ी टाइम जब महाभारत या रामायण भी देख रहे होगे तो आपने देखा होगा कि गायों का बहुत महत्व था कि इसके पास इतनी सारी गायें हैं। राइट, तो उस समय जो एक्चुअल वेल्थ थी वो एक्चुअल वेल्थ थी कि उसके पास कितनी काउज हैं। राइट, जितनी ज़्यादा काउज थी वो उतना ही ज़्यादा रिच माना जाता था। राइट, और उनकी जो बेसिक इकोनॉमी थी वो कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। ओके, नेक्स्ट, जब मैंने आपको बताया कि वैदिक एरा को क्या बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं। और आयरन एज में आयरन टूल्स यूज़ होना शुरू हो गया था। उसके बाद कारपेंट्री था। कारपेंट्री मतलब कि वो वुड से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसको बनाने के लिए वो फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ लाया करते थे। वो क्या बनाते थे, जैसे चेरियट हैं और प्लब्स हैं, राइट, मतलब हल, ये सब बनाना शुरू हो गया था। उसके बाद मेटल वर्कर्स में आप देखिए कि उन्होंने कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है कॉटन एंड वूलन के फैब्रिक्स के कपड़े, उसमें स्पिनिंग और शुरू हो गया था। राइट, फिर गहने बनाना गोल्ड स्मिथ ने शुरू कर दिया था। पोटरीज बनाना मतलब सॉरी वेसल्स बनाना पोटर्स ने शुरू कर दिया था, मतलब कि वासण भाषण बनाना शुरू कर दिया था। राइट, और जो उनका ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता था, उनका ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली रिवर्स के थ्रू चलता था और जो ट्रेड था वो भी रिवर्स के थ्रू ही होता था। राइट, और बेसिक ट्रेड का जो यूनिट था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप मेरे पास घर पे चोखा लेके आइए, मैं आपको गेहूँ देंगा। राइट, तो उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। और लेटर ऑन वैदिक एरिया में ही मतलब ऋग्वेदिक टाइम में ही गोल्ड के सिक्के बना यूज़ होना शुरू हो गया था। वो सिक्कों को क्या बोलते थे, निशक। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है कि ऋग्वेदिक टाइम के समय में जो सिक्के यूज़ होते थे वो सिक्कों को क्या बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, निशका और निशक। राइट, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उस समय के जो सिक्के होते हैं वो सिक्कों को क्या बोलते थे। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक एरा में रिलीजियन कैसा था, मतलब लोग कैसे अपने रिलीजियस को फॉलो करते थे। राइट, तो ऋग्वेदिक एरा में आप एक बात समझ लीजिए कि वो किसकी वर्शिप करते थे। वो वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस की। नेचुरल फोर्सेस मतलब कि सबसे पहले पृथ्वी, मतलब हमारी धरती माता अर्थ। उसके बाद अग्नि, फायर। उसके बाद वायु, मतलब विंड। उसके बाद वरुण, मतलब रेन। और उसके बाद इंद्र, मतलब थंडर। राइट, तो ये जो पांच देवता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण एंड इंद्र, उनकी वो पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, याद रखना। ऋग्वेदिक टाइम में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती थी। वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, वरुण है, इंद्र है, ये सब की पूजा करते थे। राइट, और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट थे इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान को अगर आपने खुश कर दिया तो आपको बाकी और सारे भगवान की दुआ मिल जाएगी। राइट, सो आपने जब श्री कृष्णा सीरियल देखते हैं तो उसमें श्री कृष्णा जब गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तब आपने देखा होगा कि इंद्र का बहुत भय था उस वक्त। राइट, तो इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट भगवान माने जाते थे। और अग्नि इमीडिएट इंटरमीडिएटली बिटवीन द गॉड एंड पीपल, मतलब कि भगवान के साथ अगर लोगों को जोड़ना है तो अग्निदेव की पूजा करते थे। और अग्नि आपको पता ही है कि यज्ञ करते हैं तब अग्नि प्रगटाते हैं। राइट, तो अग्निदेव बेसिकली क्या काम करते थे, वो लोग और भगवान के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करते थे। अब उसमें फीमेल गॉड्स भी दी थी, अदिति एंड उषा। अब ये एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि ऋग्वेदिक एना में फीमेल गॉड्स नहीं थी। राइट, या थी, बस ये एक स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो आपको टिक मार्क करना है। आपको और कुछ नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ध्यान रख दीजिए दोस्तों कि उस वक्त फीमेल गॉड थी। अदिति अनुषा नाम शायद आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन उस वक्त फीमेल गॉड हुआ करती थी। राइट, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ऋग्वेदिक टाइम की कि उसमें कोई टेम्पल्स नहीं थे और कोई आइडियाज़ नहीं थी। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं और पूजा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। और भगवान को क्या ऑफ़र करते थे, वो घी ऑफ़र करते थे, मिल्क ऑफ़र करते थे और ग्रेन्स ऑफ़र करते थे। अब याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो बलि की सिस्टम आपने कहीं पे सुना होगा
कि किसी की बलि देते हैं, बकरे की या ह्यूमन बीइंग की, और ये सिस्टम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वैदिक, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में, कि अर्ली वैदिक में ऋग्वेदिक टाइम में बलि नहीं चढ़ाते थे, राइट। और जो मोस्टली फोकस था, वो फोकस किस पे था? वो फोकस प्रेयर्स पे था, सेक्रीफाइस पे नहीं था। मतलब कि आप क्या क्या सेक्रीफाइस करते हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता था, आप कितने उपवास करते हो उस पर कुछ नहीं था। आप प्रेयर करते हो, आप डेली उनको हाथ जोड़ के भगवान से भगवान को बोलते हो कि भाई बारिश ला दो, या जो वायु की पूजा करते थे, राइट। तो वो समंदर में जाने वाले वायु को पूजा कर लेंगे। तो बस प्रेयर पे फोकस था, उसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं थी कि भाई मैं इंद्रदेव को खुश करने के लिए इतने सारे उपवास करूँगा या और इतनी बलि दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उनका बेसिक फोकस किस पे था? प्रेयर्स पे था। और लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ चेंज हो गई थी, प्रेयर्स माइनर चीज़ में आ गए थे और सेक्रीफाइस हायर चीज़ में आ गए। ओके, तो ये ऋग्वेदिक टाइम का रिलीजन है दोस्तों। तो ऋग्वेदिक टाइम ने हमें बेसिकली देखा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम सोशल लाइफ भी देखें तो सोशल लाइफ में भी आप देखिए कि उसमें वुमेन का बहुत इम्पोर्टेंट था, वुमेन का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट था सोसाइटी में। फिर चाइल्ड मैरिजेस नहीं थे, फिर चाइल्ड मैरिजेस नहीं थे, फिर सती प्रैक्टिस नहीं थी, फिर क्लोथ्स नहीं थे, और सॉरी, कॉटन एंड वुल्स के क्लोथ्स थे, राइट। और उसमें काउस का मीट खाना प्रोहिबिट था। ओके। और कैरियो उनका जो पास टाइम थे वो क्या था? रथ रेसिंग था, हॉर्स रेसिंग था, डांसिंग था, म्यूज़िक था, ये सारी चीज़ें थी। ओके। और ऋग्वेदिक टाइम की इकोनॉमी अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैटल्स को एक्चुअल वेल्थ मानते थे, मतलब कैटल का बहुत सम्मान करते थे, राइट। और जो कॉइन यूज़ होते थे वो निषक थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात रिलीजन उनका है। उनका रिलीजियस में आप देखिए कि वो जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी पूजा करते थे, कोई ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइस नहीं थे, बस प्रेयर थी, डन। ओके। नेक्स्ट, अब हम लेटर वैदिक पीरियड में बारे में डिस्कशन करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या था दोस्तों? लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, वो पहले आपने देखा कि वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट तक ही सीमित थे, अपने एरिया में ही वो सीमित थे। लेकिन अब आप देखिए कि वो आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, वो इंडो गिंगटिक प्लेन में आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए दोस्तों, वैसे वैसे बड़े बड़े किंगडम भी बनते गए। जैसे आप देखिए, अब कुरु है, पंचाल है, विदेह है, मगध है, अंग है, फिर ये वंग है, फिर आप देखिए ये कोशला है, राइट। ये विदर्भ है, आंध्राज हैं, राइट, कलिंगा है, फिर ये जमीनिया है, राइट, ये सातवंत है। तो ये सारे सारे धीरे 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 बड़े बड़े किंगडम्स बनते गए दोस्तों। और सबसे बड़ा किंगडम फाइनली जो बना था वो था मगध। ओके। सो वो हम बाद में चैप्टर 4 में, बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मगध के बारे में। ओके। सो चलो दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में बस एक बात याद रखना दोस्तों, कि मैंने आपको बता दिया कि वो नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ सीमित नहीं रहे थे, वो इंडो गैंगटिक प्लेन में आगे बढ़ते गए ईस्ट की ओर। ओके। और उसका जो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC तक का उसका टाइम पीरियड है। और उन्होंने एक्सपांशन ऑफ द आर्यंस इन द इंडो गैंगटिक प्लेन और सतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या हुआ? मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े बड़े लार्ज किंगडम बनते गए, और लार्ज किंगडम बनते गए, उसमें कौन कौन से बड़े बड़े किंगडम थे? तो उसमें सबसे बड़ा किंगडम था कुरु, जो ऊपर था। अब देखिए यहाँ पे, अब कुरु वंश के बारे में आपने महाभारत में बहुत सुना होगा दोस्तों। कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाले श्री, आपको आपको पता ही है, अर्जुन जी जो श्री कृष्ण जी के साथ थे। और अर्जुन के जो पुत्र थे, अभिमन्यु के जो पुत्र थे वो परीक्षित राजा थे। और परीक्षित राजा के जो पुत्र थे जन्मेजय, तो उनका यहाँ पे राज चलता था। परीक्षित राजा के बारे में आप जब महाभारत का एंडिंग देखोगे तो परीक्षित को श्री कृष्ण भगवान, नीतीश भारद्वाज साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उन्होंने बताया था कि जागो पुत्र परीक्षित जागो, राइट। बस वही परीक्षित की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और ये जन्मेजय जो उनका पुत्र था, राइट, तो उनका राज चलता था कुरु में। फिर पंचाल, वो भी एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें राजा का नाम था प्रवाना जयवली। फिर काशी, वो भी एक बड़ा राज्य था। और काशी में जो राज करते थे वो थे अजात शत्रु, उसके बाद उनके पास बिम्बिसारा आए, राइट।
फिर एक और था विदेह, जिनके राजा थे जनक। जनक राजा उसमें राज कर रहे थे। और जनक राजा बस वही राजा की बात है, वही विदेह की बात है कि जो सीता माता के जो पिता माने जाते थे, राइट, बस यही जगह का नाम माना जाता है। फिर उसके जो याज्ञवल्क्य करके एक पोएट हुआ करते थे दोस्तों, वो विदेह की जो उनकी कोर्ट थी उसमें स्कॉलर थे, राइट। ये एक स्टेटमेंट याद रख लेना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेमोराइज कर लेना प्लीज़, कि याज्ञवल्क्य किसकी कोर्ट में स्कॉलर थे। तो विदेह में जो राजा जनक जी थे उनकी कोर्ट में वो स्कॉलर्स थे। फिर मगध, अंग एंड वंग, वो जो थे वो ईस्टर्न मोस्ट किंगडम है, राइट। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ज्योग्राफी के रिलेटेड। उन्होंने आपको 4 जगह दे दी है, जैसे आपको वंग दे दिया, अंग दे दिया, फिर आपको सतवंत दे दिया, और फिर आपको दे दिया जैसे गांधार, राइट, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये गांधार दे दिया, राइट। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ, फिर वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, ये सारे लोकेशन मेमोराइज तो नहीं हो पाएंगे, बस मैप देखते जाइए, याद रखते जाइए, आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लेटर वैदिक में। सबसे पहले उसको आर्यवर्ता मतलब नॉर्थ इंडिया में डिवाइड कर सकते हैं, मध्य देशा मतलब सेंट्रल इंडिया को, जैसे विदर्भ है और विंध्य जो है, राइट। सो वो एरा को मध्य देशा बोला जाता है, और दक्षिण पथा मतलब जो आंध्राज वाला रीजन है, राइट। सो लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम पॉलिटी देखें कि पॉलिटिकल सिचुएशन और कैसे राष्ट्र कैसे बनते थे, तो सबसे, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल किंगडम थे वो क्या हुआ, बाद में वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते गए और उन्होंने क्या बनाया, जनपद और राष्ट्र बनाए। 16 जनपद ने काफ़ी बार सुना होगा कि 16 जनपद हुआ करते थे। तो ये जनपद कैसे बने थे, जब छोटी छोटी ट्राइब्स मिलती गई और वो ट्राइब्स ने क्या बनाया, जनपद बनाया, राइट। और जो किंग्स थे, वो किंग्स ने बाद में क्या कर दिया, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ करना शुरू कर दिया, सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है। आपने काफ़ी भगवान राम को भी अश्वमेघ यज्ञ करते हुए देखा होगा। तो उसका बस एक ही रीज़न था कि वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना चाहते थे पॉलिटी में, राइट, जो रीजन था वो रीजन में। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स भी लेना शुरू कर दिया। जब तक हम ऋग्वेदिक टाइम डिस्कस कर रहे थे, किसी के राजा के पास कोई टाइटल नहीं थे। अब लेटर वैदिक एरिया में ये टाइटल शुरू हो गए, जैसे आप देखिए कि राजा विश्वजन, फिर अहिला भुवनपति मतलब कि पूरे अर्थ का वो स्वामी है, फिर एकरथ सम्राट मतलब सोल रूलर, ये सारे टाइटल्स लेना शुरू कब हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, और अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया था जब हम अर्ली वैदिक टाइम डिस्कस कर रहे थे, ऋग्वेदिक टाइम, कि जो राजन थे उसको हेल्प करने के लिए सिर्फ 2 लोग हुआ करते थे, पुरोहित एंड सेनानी, राइट, और ग्राम में काम करने के लिए ग्रामणी थे। लेकिन अब और लोग जुड़ गए, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर जुड़ गए, टैक्स कलेक्टर जुड़ गए, रॉयल मैसेंजर्स जुड़ गए, और भी काफ़ी सारे हैं। मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं रखा है, उसका डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आपको विकीपीडिया में मिल जाएगा, दूसरे भी काफ़ी लोग जुड़ गए थे इसमें। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो रॉयल कोर्ट थी, जो राजा की जो कोर्ट थी, वो राजा की कोर्ट का वैल्यू बढ़ गया था, और सभा एंड समिति का वैल्यू बहुत कम हो गया था। ये एक बड़ा डिफरेंस है पॉलिटी में, कि जो अर्ली वैदिक टाइम था, ऋग्वेदिक टाइम में सभा एंड समिति का बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी हमारे गांव में आप देखिए ग्राम सभा बहुत कम गांव में होती है, लेकिन वो उसका एक इम्पोर्टेंस है, राइट। तो सभा एंड समिति का ऋग्वेदिक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो उसमें सभा एंड समिति का जो वैल्यू था वो बहुत कम हो गया था, वो डिमिनिश हो गया था। ओके, अब लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो हमने आपको बताया दोस्तों कि आप देखिए कि उस जब ऋग्वेदिक टाइम था तो उसमें एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या थी, कैटल, कि किसके पास कितनी कैटल है। इसमें लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि आयरन का एक्सटेंसिव यूज़ होना शुरू हो गया। वो क्यों यूज़ करते थे, वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ करते थे और अपना लैंड कल्टीवेशन बढ़ाते थे, मतलब एग्रीकल्चर आगे बढ़ाने के लिए वो आयरन का यूज़ करने लगे। फिर एग्रीकल्चर इस पे क्या बन गया, चीफ ऑक्यूपेशन बन गया। बार्ले, राइस, वीट,
ये जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। फिर ये बहुत बड़ा चेंज है इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ये ऋग्वेदिक टाइम तक नहीं था कि मैन्योर के बारे में और कोई जगह डिस्कशन नहीं है इसके पहले तक। मैन्योर मतलब खातर આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ। मैन्योर का सबसे पहले अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, और उसको काउ डंग जो था, मतलब कि जो गाय का गोबर जो होता है उसको उन्होंने मैन्योर के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया था। राइट। सो यह एक बात याद रख लेना, अगर कहीं पे भी हड़प्पन कल्चर में डिस्कशन हुआ है काउ डंग मिलता है कि नहीं, समझ लीजिए कि काउ डंग मिलना शुरू हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, नॉट अप टू दी अर्ली वैदिक पीरियड तक वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। राइट। ओके। नेक्स्ट, जो प्लव मतलब हल होता है उसको क्या बोलते थे, वो शीरा बोलते थे। और मेटल वर्क में प्रोग्रेस हो गया, लेदर वर्क में प्रोग्रेस हो गया, कारपेंटरी में प्रोग्रेस हो गया, पोटरी में प्रोग्रेस हो गया, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी हुई थी। और फॉरेन ट्रेड भी बहुत बढ़ गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया था। इवन कंट्रीज़ लाइक बेबीलोन, बेबीलोन मतलब वो बेबीलोनिया का कैपिटल है, और मतलब वो एंशियंट मेसोपोटामिया, उसके साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। राइट। सो एक बात ये याद रख लीजिए दोस्तों। और दूसरी बात कि उस वक्त जो लोग थे जो व्यापार करते थे उनको मर्चेंट्स बोलते थे, और वो वाणियाज हुआ करते थे। और वैश्यास वो भी बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत आगे बढ़ गए थे दोस्तों। मैंने आपको बताया जो कास्ट सिस्टम थी, कास्ट सिस्टम में 4 कास्ट थी। राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो उसमें जो वैश्य लोग थे, राइट, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत आगे बढ़ गए थे। राइट। मैं आगे आपको इसका डिवीजन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता हूँ। और निशक के उपरांत ऋग्वेदिक टाइम में 2 और तरह के सिक्के शुरू हो गए थे। सॉरी, लेटर वैदिक के टाइम में 2 और तरह के सिक्के शुरू हो गए थे। एक था सातमना, ये देखिए जो सिल्वर का कॉइन है, सातमना सिल्वर के कॉइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से सिक्के यूज़ होते थे। तो एक सातमना था और एक कृष्णला था। कृष्णला ये देखिए, बहुत ढूंढ के फिगर मिली है मुझे काफ़ी टाइम के बाद। ये जो है वो कृष्णला है। ओके। सो वो मुझे लगता है जहाँ तक ये जो फिगर मिली उसके बेस पे वो गोल्ड का हुआ करता होगा। तो 2 और सिक्के हैं, निशक तो यूज़ होते ही थे। ये 2 और सिक्के सातमना सिल्वर के और कृष्णला गोल्ड के। राइट। नेक्स्ट, उनकी सोशल, सॉरी दोस्तों, उनकी सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो उसमें जो वर्ण सिस्टम थी दोस्तों वो बहुत रिजिड हो गई थी, बहुत रिजिड। मैंने आपको बताया कि जो अर्ली वैदिक टाइम था, ऋग्वेदिक टाइम था, उसमें कोई वर्ण सिस्टम नहीं थी, उसमें कोई सोशल स्टेटस सबका सेम था। राइट। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम रिजिड हो गई, वर्ण सिस्टम आ गई। और उसमें 4 इंपॉर्टेंट कास्ट हुआ करती थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्रास थे। राइट। और उसमें जो सब कास्ट्स थे उनमें उनका उसका वो कैसे डिवाइड होते थे, तो वो बेसिकली ऑक्यूपेशन पे डिवाइड होते थे कि वो क्या काम करते हैं। अब देखिए, जो ब्राह्मण लोग थे वो प्रीस्ट और टीचर्स हुआ करते थे, जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर्स हुआ करते थे, जो वैश्यास थे वो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हुआ करते थे, फिर शूद्रास थे वो लेबरर्स हुआ करते थे, और दलित जो स्ट्रीट स्वीपर्स एंड दी लेटरिंग क्लीनर्स हुआ करते थे। राइट। तो ये जो कास्ट सिस्टम थी उसका जो एक्चुअल आपको सोर्स है वो लेटर वैदिक पीरियड ही है। अर्ली वैदिक पीरियड तक आपको कोई ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। और यही एक चीज़ आप बोल सकते हो कि जो सोसाइटी में अनइक्वालिटी शुरू हुई उसका जो शुरुआत हुआ ये यहीं से हुआ है। सोशल लाइफ में जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और सबसे सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि इनको अनटचेबल बोलना शुरू हो गया था दलित लोगों को, जो साफ़ सफाई करते हैं। बहुत ही बुरी चीज़ थी ये, आई टोटली कंडेम्ड इट। राइट। और वो जो अनटचेबल बोलना शुरू हो गया था, और उसके इसी चीज़ ने शुरुआत कर दी थी सोशल अनइक्वालिटी की। ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उसमें सॉरी, उसमें वुमेन का जो स्टेटस था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। राइट। वुमेन का जो स्टेटस था वो आज भी बहुत वीक, इवन जो ऋग्वेदिक टाइम में जो था उससे भी वो वीक हो गया था। राइट। ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक टाइम में क्या हुआ, उनका स्टेटस बहुत डाउन हो गया। राइट। उनको इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट टू मैन माना जाना लगा।
उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट गवा दिए थे असेंबलीज अटेंड करने के। और चाइल्ड मैरिजेस क्या हो गया था, चाइल्ड मैरिजेस कॉमन हो गए थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि सती प्रथा अभी भी नहीं थी, राइट। सो चाइल्ड मैरिजेस होना शुरू हो गया था, ये सारी बुरी चीज़ें शुरू हो गई थी उस वक्त कि वुमेन का स्टेटस इंप्रूव नहीं होना, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स ले लिए, उनको असेंबली अटेंड नहीं कर पाते थे, और ये कास्ट सिस्टम शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक शुरू हो गई थी। और ऐतरेय ब्राह्मण में एक और बात बताई गई है कि जो डॉटर्स थी उनको सोर्स ऑफ शोरो बोला जाता था, मतलब मिजरी, मतलब अति दुखी अवस्था। अगर किसी को बच्ची पैदा होती है तो उसको दुखी बोला जाता था। आज भी काफ़ी सारे घर में ऐसी मेंटालिटी देख के बहुत दुख होता है दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में ये बताते हैं कि वो उस वक्त डॉटर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ में के बारे में बताता है कि लेटर वैदिक पीरियड में कैसी सोशल लाइफ हुआ करती थी। अब रिलीजियस लाइफ में देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजियन फॉलो होता था उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं वो तीनों देव उसमें आ गए थे। और सब प्रजापति द क्रिएटर मतलब ब्रह्मा, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड द रुद्रा द डिस्ट्रॉयर, ये तीन इम्पोर्टेंट भगवान हुआ करते थे। और मैंने आपको बताया कि प्रेयर की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। ऋग्वेदिक टाइम में प्रेयर की इंपॉर्टेंट बहुत होती थी और सेक्रीफाइस की इंपॉर्टेंट कम हुई थी। यहाँ पे पूरा वाइस वर्सा हो गया है, उल्टा हो गया है। यहाँ पे प्रेयर की इंपॉर्टेंट कम हो गई है और सेक्रीफाइस की इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गई। मतलब कि जो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन वो एक कम्प्लीटली प्रोफेशन हो गया था। मतलब एक आप समझ लीजिए वो बिजनेस जैसा ही हो गया था, राइट। और वो हेरिडिटरी हो गया था, मतलब ब्राह्मण का बेटा ही उसका प्रीस्ट बनेगा मंदिर में। आज कोई पुजारी है तो उसका बेटा ही मंदिर का पुजारी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें उस वक्त शुरू हो गई थी, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रेयर में लोगों डिक्लाइन हो गया और सेक्रीफाइस ज़्यादा हो गए। वो लोगों को डराना शुरू कर दिया था कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये होगा, आपने ये नहीं किया तो ये होगा। आज भी काफ़ी जगह ऐसा होता है दोस्तों। और उन्होंने क्या कर दिया कि सेक्रीफाइस की इतनी सारी फार्मूलाज आ गई कि मतलब लोग तंग हो गए थे, राइट। और वो पिछली क्लास जो थे पुजारी लोग थे, वो लोगों ने उसको बहुत ही मतलब उसको बहुत ही इलेबरेट कर दिया था। और बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स आ गए थे, ज़्यादा सेक्रीफाइस आ गए थे, और प्रेयर की वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी। ओके। सो हुआ क्या दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो लोग, अब मैं आपको एक बता एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है और एक पुजारी, एक ब्राह्मण आके आपको पास बोलता रहता है, हर रोज़ आके बोलता है कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, तू ये यज्ञ करवा दे, तेरा ये प्रॉब्लम है, तू ये पूजा करवा दे। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कैसे पूजा करवाओगे, राइट। सो ये दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें जो प्रिस्टली क्लास था, जो पुजारी लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन खड़ा हो गया और सोशल सोशल प्रॉब्लम शुरू हो गए। और अगेंस्ट दी सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स ऐसे थे कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि सामने कुछ दिखता ही नहीं है। आज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई बोलता है कि आपको मंगल मंगल का प्रॉब्लम है, मंगल ग्रह का प्रॉब्लम है, राइट। कोई पुजारी आके बोलता है और वो पूजा हम करवाते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या बोलता है, राइट। बस यही एक चीज़ सिचुएशन थी लेटर वैदिक पीरियड में कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बता रहे हैं। ओके। सो इसी वजह से दो और रिलीजन का जन्म हुआ दोस्तों, वो थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। हम जब चैप्टर 4 में डिस्कशन करेंगे, चैप्टर 4 में हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। और इस ये जो रीज़न है, ये इसलिए मैं इतने इम्पोर्टेंट देख के आपको समझा रहा हूँ कि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का जो राइज हुआ था उसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई रीज़न है तो ये यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस पे फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, और वैश्य लोग थे उनको नीचा दिखाना। ये सारे काफ़ी रीज़न्स हैं, हम रीज़न स्टडी करेंगे जब हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज देखेंगे। दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड यहाँ तक ख़त्म हो जाता है और हम थोड़ा बहुत डिस्कशन वैदिक पीरियड में वैदिक लिटरेचर के बारे में करते हैं। ये जो डिस्कशन है वो बुक का पार्ट नहीं है, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये डिस्कशन कर देना चाहिए। दोस्तों उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड दी अथर्ववेदा, राइट। और वो चारों वेद किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं। अब ये जो 4 वेद थे, हर एक वेद के अपने 4 सब डिवीजन थे, राइट। और सबसे पहला डिवीजन था संहिता,
संहिता मतलब उसमें मंत्रास एंड दी बेनेडिक्शन दिए गए थे, उसमें मतलब आप मंत्रास बोल सकते हो। और ये ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट है। ओके, संहितास। संहितास के बाद था अरण्यक। अरण्यक किसे बोलते थे? जब कोई राजा, आपको पता ही है, राजकाज छोड़ के जंगल में चले जाते थे और वहाँ पे वो कोई टेक्स्ट लिखते थे या कुछ लिखते थे, तो उसे बोलते हैं अरण्यक। अरण्य का मीनिंग होता है जंगल, राइट। तो अरण्यक में वो जो टेक्स्ट लिखते थे, वो टेक्स्ट किस पे थी? रिचुअल्स पे थी, सेरेमनीज पे थी, सेक्रीफाइस पे थी और सिंबॉलिक सेक्रीफाइस पे थी। ओके। नेक्स्ट, ब्राह्मणास। ब्राह्मणास मतलब वो क्या है? रिचुअल्स पे कमेंट्री दी गई है और सेरेमनीज पे कमेंट्री दी गई है और सेक्रीफाइस पे कमेंट्री, डिटेल कमेंट्री बताई गई है, राइट। अब हर एक वेद के अपने अपने अलग ब्राह्मण्स हैं। जैसे ऋग्वेदा है तो उसके ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिटिकी ब्राह्मण है। सामवेदा है तो उसके संबिसा, मंत्रा एंड दैवता ब्राह्मण है। यजुर्वेदा तो शतपथ ब्राह्मण है, तैत्रीय है। और अथर्ववेदा तो गोपद ब्राह्मण है। ये जो नाम है ना, याद रखना दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐत्रेय के बारे में याद रखना कि वो ऋग्वेद का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और गोपद ब्राह्मण के बारे में याद रखना, वो अथर्ववेद का पार्ट है, राइट। तो ये तीन चार ब्राह्मण्स के बारे में भी याद रख लेना, ये कौन से ब्राह्मण कौन से वेद के पार्ट है। ओके। नेक्स्ट, उपनिषद। उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और ये क्या डिस्कशन करती है? वो डिस्कशन करती है मेडिटेशन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में। आपको होम्योपैथी के बारे में भी मिलेगी, आयुर्वेद के बारे में भी मिलेगा। ये सब के बारे में आपको जानने मिलेगा उपनिषद में से दोस्तों। टोटल कितने उपनिषद है? टोटल माना जाता है कि 108 उपनिषद हैं। और वो ब्रह्मण्यका एंड द चांगोद्य आर दी टू अर्लीस्ट उपनिषद। मतलब ये सबसे पहले पाए जाने उपनिषद है, चांगोद्य उपनिषद एंड दी बृह बृहद ब्रह्मन्यास। बहुत डिफिकल्ट है पढ़ना, नहीं दोस्तों? ओके, बट याद रख लेना कि ये जो दो उपनिषद हैं, वो दो उपनिषद सबसे पहले पाए जाते हैं। और ये जो दो उपनिषद है, प्रसन्ना, मांडुक्य, ये यंगेस्ट उपनिषद है। ओके। दोस्तों, उपनिषद के बारे में हम आगे देखते हैं कि ये जो उपनिषद और वेद के साथ कौन से उपनिषद संकले हुए हैं। तो ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय उपनिषद है, सामवेद के साथ चांगोद्य एंड केना उपनिषद है, फिर यजुर्वेदा के साथ तैत्रीय, ईशा एंड बृहदारण्यका, फिर अथर्ववेदा, मुंडक, मांडुक्य एंड प्रसन्ना, राइट। आपको पता ही है कि मांडुक्य उपनिषद के बारे में आपने कहीं सुना भी होगा। सत्यमेव जयते, अगर आपने पढ़ा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, राइट। तो सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया स्टेटमेंट है, राइट। बस मैं आपको एक ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं आपको एक गीता, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बताना चाहता हूँ कि वेदाना साम वेदोस्मि देवानास्मि वासव इंद्राणा मनस्सी भूतानामस्मि चेतना। मतलब कि वेदों में मैं क्या हूँ? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, भगवान में मैं इंद्र हूँ, राइट। और सेंसिस में मैं मगज हूँ, माइंड हूँ, और क्रिएचर में मैं इंटेलिजेंस हूँ, राइट। तो ये एक अच्छा श्लोक है, याद रख लेना अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट हो रहा है। ओके। अब ये पुराणस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल जो मेजर पुराण है वो कितने, 18 पुराण है। और पुराण जो है वो लेटर वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत ही लेटर कंपोज हुए थे। ये देखिए, थर्ड से 10th century AD, नॉट दी BC, राइट। तो बहुत लेटर ये कंपोज हुए थे। और ये कंपाइलर इसके कंपाइलर कौन थे? ये वेदव्यास जी। ये वेदव्यास जी की तस्वीर है। जो आपको महाभारत इसने लिखा है, तो वेदव्यास आपने काफ़ी टाइम सुना भी होगा, राइट। तो ये वेदव्यास जी हैं जिनको कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता था। और जो गुरु पूर्णिमा है, वो गुरु पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है इनको डेडिकेटेड है। ओके। तो इतना बस याद रख लेना कि कृष्ण द्वैपायन किसे बोलते थे? वेदव्यास जी को, जो महाभारत के राइटर भी बोला जाता है, पुराण के कंपाइलर भी बोला जाता है, राइट। और सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और दो और पुराण है, सॉरी, दो और पुराण है। एक तो गरुड़ पुराण है और एक भगवत पुराण है। गरुड़ पुराण जो है वो कब बोला जाता है? जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, तब कौन सा पुराण पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण। और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांसिंग, भरतनाट्यम,
राइट। जो तमिलनाडु का हमारा क्लासिकल डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी जो हमें इंस्पायरेशन कहाँ से मिलती है, तो वो भगवत पुराण से मिलता है दोस्तों। राइट। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भरतनाट्यम का जो सोर्स है वो भगवत पुराण है। ओके। और पुराण हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कॉस्मोलॉजी के बारे में, जीनोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, गॉड्स, गॉडेस, ग्रामर, ये सारी चीज़ें हमें पुराण में से मिलती है। राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था वेद व्यास जी का, और उन्होंने कंपाइलेशन किया था। लेकिन कब टाइम पे, कौन से टाइम पे? बहुत ही लेटर ऑन, 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी AD से लेकर 10th सेंचुरी AD तक का वो टाइम पीरियड था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा उपनिषद एंड पुराण के बारे में। अब देखते हैं हम षट दर्शन या मेजर ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म स्कूल्स के बारे में। ये जो 6 स्कूल है वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म स्कूल्स हैं। उसमें सबसे पहला वैशेषिका, जो कन्नड़ ने लिखा है, उसमें साइंस ऑफ लॉजिक एंड फ्यूटिलिटी ऑफ द माया, ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है। राइट। ये 6 स्कूल के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है। राइट। तो एक बार आप नज़र कर लेना, एक बार याद कर लेना। ओके। वैशेषिका जो है वो कनाडा ने लिखी है और उसमें साइंस ऑफ लॉजिक दिया गया है। फिर जो न्याय है वो महर्षि गौतम ने लिखा है और उसमें लॉजिकल क्वेस्ट फॉर द गॉड, फेजिस ऑफ क्रिएशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। फिर योगा पतंजलि जी ने लिखा है, पता ही होगा आपको। फिर सांख्य तो कपिल जी ने लिखा है और उसमें फिजिकल एंड मेंटल पेन्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर ये वेदांता तो वेद व्यास जी ने लिखा है। वेदांत मतलब कि उपनिषद, एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ द सोल, माया, क्रिएशन। जो उपनिषद होते हैं ना उनको वेदांत भी बोला जाता है। एक बात याद रखना, अगर पूछा जाता है कि उपनिषद को और कौन से नाम से बोला जाता है तो वेदांत भी बोला जाता है। और मीमांसा तो महर्षि जैमिनी, उन्होंने लिखा हुआ है मीमांसा। ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है हमारे हिंदुइज्म की। और हर एक वेदास के अपने उपवेदास भी थे। तो आप देखिए कि ऋग्वेदा जो थे उनके साथ उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद था, उसमें मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया गया है। यजुर्वेद था तो उसमें उनका उपनिषद है धनुर्वेदा, उसमें आर्चरी के बारे में मीनिंग लिखा गया है। फिर सामवेदा जो थे, सामवेदा में उसका जो उपनिषद था, सॉरी उसका जो उपवेदा था वो था गांधर्व वेदा। और गांधर्व आपको पता ही है, गांधर्व म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड है। तो गांधर्व वेदा के बारे में गांधर्व वेदा किसका उपवेद है? सामवेदा का। और अथर्व वेदा सो शस्त्र उपवेदा, सॉरी ये डबल टाइम लिख गया है, शस्त्र उपवेदा। सो उसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। ओके। तो ये 4 उपवेद भी आप याद रख लेना। ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। फिर सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेदा। और अथर्व वेदा के उपवेद है शस्त्र वेदा। राइट। और वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करता है। सो मुझे जहाँ तक पता है दोस्तों, वैदिक पीरियड के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए हमें ये पीरियड में पीएचडी नहीं करना है। वैदिक टाइम में अगर आप पीएचडी करने जाओगे तो बहुत डीप में जितने जाओगे उतना है। बस आप एक बार समझ लेना कि वैदिक टाइम में सोशल लाइफ कैसी थी, अर्ली वैदिक टाइम में सोशल लाइफ कैसी थी, और लेटर वैदिक टाइम में सोशल लाइफ कैसी थी। ये सारी चीज़ें बस आप एक बार देख लेना। ओके। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे जहाँ तक लगता है हमने वैदिक पीरियड पूरा डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप हमें अपनी इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या आप हमें कोई सजेशंस दे सकते हैं, आपको लगता है कि हमें वीडियोस में ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप gsonly2020@gmail.com पे लिख दीजिए। आपके हर एक कंट्रीब्यूशन को एक अच्छे तरह से देखा जाएगा, उसको एक राय की तरह देखा जाएगा। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट की जीपीएससी, ये दोनों की किसी भी एग्ज़ाम को पास किया हुआ है, राइट, या तो किसी की स्टेट की सर्विस कमीशन,
जो टॉप सर्विस कमीशन है उसकी कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम आपने निकाली हुई है और आप कोई एक सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ gsonly2020@gmail.com पे अपना इंटरेस्ट बताएं और आपने कौन से एग्ज़ाम पास किए, उसका प्रीलिम निकाला हुआ है तो भी चलेगा। अपने स्टेट की जो टॉप मोस्ट सर्विस कमीशन है उसका एग्ज़ाम निकाला होना चाहिए, राइट। सो आप लिख दीजिए और आप अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के बारे में बताइए, हम ज़रूर से उसको कंसिडर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, स्टे इन टच।